हेलो। तो दोस्तों, नाउ वी हैव टू लुक फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज करस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स ओनली। तो मॉलिकुलर फिजिक्स टॉपिक की जो चरम सीमा है, जो एंड है, जो उसका एप्लीकेशन है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लेजर। ओके, सो लेजर आपने इसके बारे में पहले देखा भी होगा, उसी को आगे बढ़ाएंगे। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of रेडिएशन। ओके, तो इसमें मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूं, लेजर इज ए डिवाइस। यह एक डिवाइस होता है। तो इससे पढ़ के क्या पता लगता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जैसे कि मानिए कि किसी एक प्रोसेस का नाम हो, आप समझ पा रहे हो? ये लग रहा है ना, प्रोसेस है कि लाइट को एम्पलीफाई करना है और उसके कैसे करना है? स्टिमुलेटेड एमिशन का इस्तेमाल करते हुए लाइट को हमें एम्पलीफाई कर करके आगे फेंकना है। ओके, बट व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द लेजर जो हम समझते हैं? दैट इज अ डिवाइस। ऐसा डिवाइस होगा जिसमें से हमें एम्पलीफाइड वेरी हाई इंटेंसिटी लाइट है और उसके 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं, तो उसी को हमें पढ़ाई करनी है। अब जो लेजर है, दिस कैन बी मेड फ्रॉम आइदर इट इज ए एटॉमिक लेजर। अभी हमने एटॉमिक फिजिक्स देखी थी, और इट कैन बी ए मॉलिक्यूलर लेजर। और आजकल एक और है सेमीकंडक्टर। दिस इज अ नेक्स्ट टाइप, सेमीकंडक्टर लेजर। ओके, तो जब मैं कह रहा हूं लेजर, तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए यहां पे? एनर्जी लेवल्स, जो कि हमने एटॉमिक और मॉलिकुलर में देखे हैं। जब एनर्जी लेवल्स के बीच में जंप होता है, देन देर इज अ फोटॉन्स आर कमिंग, और उन्हीं फोटॉन से हमें लेजर बनानी है। ओके, सो वेन एवर देर इज अ जंप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, सो एक हमने बोहर जी ने हमें क्या कंडीशन बताई थी? नेसेसरी कंडीशन फॉर एमिशन। बोहर जी ने बताया था नेसेसरी कंडीशन फॉर photon to come out of the atom or nucleus, photon to come out of atom और molecule लगाइए आप अभी, is there should be discrete energy levels, there should be डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये इंपॉर्टेंट बात लिख दी मैंने। तो जब भी हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, जंप्स में है। और जब भी उनके बीच में जंप होता है, जो जंप है कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं, मैंने पहले पढ़ाते हुए भी आपको कई बार बताया है, वो इलेक्ट्रॉन का भी जंप हो सकता है, और कभी कभी हम बोल सकते हैं एटम जंप कर गया है एक लेवल से दूसरे लेवल में, एक बात, या मॉलिक्यूल जंप कर गया है एक लेवल से दूसरे लेवल में। और आपको पता है मॉलिक्यूल्स के जो जंप है, ये हमने देखे थे कौन कौन से हो सकते थे? या तो रोटेशनल जंप हो, जो हमने देखे थे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं मॉलिक्यूल के, और क्या हो सकते हैं? वाइब्रेशनल जंप हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं मॉलिक्यूल के। और क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के। सिमिलरली ये देखिए, ये एटम जो लिखा हुआ है, एटम में कौन से होते हैं? इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं। आपको पता है ना, एटम में हम वाइब्रेशनल नहीं पढ़ते, एटम में कोई रोटेशनल नहीं पढ़ते। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच का जंप, मॉलिक्यूल्स के बीच में रोटेशनल लेवल का जंप हो सकता है, वाइब्रेशनल लेवल का जंप हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल का जंप हो सकता है। और सेमीकंडक्टर्स में भी बैंड गैप जो होता है, देयर इज अ बैंड गैप इन द सेमीकंडक्टर्स। N2P टाइप में जब जाएगा, उसको हम इंडक्शन लेजर भी कहते हैं, वो आई विल टेल यू। सो देयर इज अ जंप
डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। एटॉमिक भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर में भी हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर वाले भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर में 3 टाइप के हो सकते हैं और उसमें स्टिमुलेटेड एमिशन का हमें इस्तेमाल करना होता है। यह नाम हमें बताता है कि मानिए कि कोई प्रोसेस है, लेकिन जो हम लेज़र पढ़ने जा रहे हैं वो एक डिवाइस होता है। ऐसा डिवाइस है, उस डिवाइस में से हमें हाई इंटेंसिटी मोनोक्रोमेटिक और सिंगल फेज वाली जो लाइट है, सारे की सारी जो लाइट बाहर आती है वो हमें एक फेज में मिलती है। देयर इज नो फेज डिफरेंस, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें मिलती है। कोहेरेंट बोलते हैं जिसको, जिसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। ओके, सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी। और बोहर ने हमें क्या बताया था, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि व्हेनेवर हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिस्क्रीट का मतलब होता है वो कंटिन्यूस नहीं है आगे से आगे, बट उनमें जंप्स है। मतलब एक एनर्जी लेवल है, बीच में हवा है, कुछ नहीं है, उसके बाद फिर एनर्जी लेवल है। कभी भी अगर हमें फोटोन चाहिए होता है एटम या मॉलिक्यूल के बीच में से, तो पक्का और पक्का जंप होना चाहिए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बीच में। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हुई कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल तो हों पहले। अगर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे तभी तो फिर हम जंप्स की बात करेंगे, तभी तो लेजर या फोटॉन्स की बात करेंगे। सो द वेरी नेसेसरी कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ अ लेजर इज देयर शुड बी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ताकि उसके बीच में जंप हो और हमें लेजिंग एक्शन के माध्यम से उसमें लेजर लाइट मिल सके। इज इट क्लियर? सो दिस इज द जस्ट बेसिक। अब इस बेसिक को थोड़ा थोड़ा हम इंक्रीज करेंगे आगे और टेक्निकलिटीज की ओर मूव करेंगे। लेजर हमें पढ़ना है। पहले आपको मैं बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। लाइट तो हमारे आसपास भी बहुत है, सूरज से लाइट आ रही है, अलग अलग जगह से लाइट तो आती रहती है ना, लेकिन जो लेजर की लाइट है वो इतनी जरूरी क्यों है, उसमें खास क्या है, तो उसको हम किसके अंडर पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। तो लाइट सारी हमारे आसपास आती है, लेकिन जो लेजर की लाइट है मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, मैं उसको बताने भी जा रहा हूं कि उसमें क्या क्या खास बातें हैं कि उस लेजर की लाइट पे हमारी इतनी कंसंट्रेशन है और उसकी हम अलग से एक पढ़ाई भी कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट इज इट इज ए मोनोक्रोमेटिक। नंबर 1, लेजर में से जो लाइट आएगी वो कैसी है दोस्तों? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक क्रोम वर्ड से बना हुआ है। क्रोम का मतलब होता है कलर, एक ही कलर की, सिंगल कलर की लाइट आती है उसके अंदर से। सिंगल कलर का कभी कभी हम और क्या बोल सकते हैं? सिंगल फ्रीक्वेंसी। और क्या मतलब है दोस्तों इसका? सिंगल वेवलेंथ। और क्या इसका मतलब है? सिंगल वेवलेंथ। ओके, सो जो भी हमारी लेजर हम बनाते हैं, जो लेजर डिवाइस होता है, उसमें से जो लाइट निकलती है दैट इज ए मोनोक्रोमेटिक। लेकिन इसके साथ में एक केविएट का मतलब होता है दोस्तों वार्निंग। दुनिया में परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नामक कोई सोर्स नहीं होता है, ये आपको साथ में याद रखना है। परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। Perfectly monochromatic source does not exist। दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है। कहने का मतलब हमारे पास कोई लाइट आ रही है और हम उस लाइट से जाके कान में पूछेंगे, अरे भाई बताओ तुम्हारी वेवलेंथ कितनी है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो कोई भी दुनिया की जो लाइट हमारे पास पहुंच रही है वो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगी कि मेरी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज है, इतना नहीं। देयर इज ऑलवेज अ रेंज, पक्का और पक्का रेंज होगी। मतलब दुनिया में एक पर्टिकुलर हर्ट्ज की लाइट या एक पर्टिकुलर लैम्डा, जिसको वेवलेंथ की लाइट कहते हैं, वैसा क्या है? एक वहम है। मतलब ऐसा नहीं होता है कभी भी, भले हम बोलते रहते हैं उसको मोनोक्रोमेटिक। तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज ए रेंज, और जो रेंज होती है काफी कम होती है। उस रेंज को हम कम कर सकते हैं कि भाई ये जो लाइट हमारे पास पहुंच रही है इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी इतनी रेंज है, ये जो लाइट हमारे पास पहुंच रही है इसके अंदर जो वेवलेंथ है उसकी इतनी रेंज है। तो उस रेंज को कम किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। इसका मतलब परफेक्टली मोनोक्रोमेटिसिटी कभी नहीं एग्जिस्ट करती है। यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात है, लेकिन
काफी हद तक इस मोनोक्रोमेटिसिटी की ओर हम जा सकते हैं। कहने का मतलब वह जो रेंज होती है, हमारे पास कोई लाइट आ रही है, उस लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ्स मिक्स होके आती है। हमारे पास कोई लाइट आ रही है, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स होके आती हैं। उन मिक्स फ्रीक्वेंसीज की जो रेंज है कि कहां से कहां तक है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट काफी, जब मैं यहां पे मोनोक्रोमेटिक लिख रहा हूं तो आप ये मान लीजिए कि वह जो रेंज है जिसके ऊपर वह लाइट डिस्ट्रीब्यूट हुई है वह बहुत ही कम है, और देयर इज ए वेरी नैरो रेंज उस जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे तक पहुंच रही है। तो उस नैरो रेंज होने के कारण ही हम उसको क्या कह पा रहे हैं कि इट इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। फाइन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ आई एम राइटिंग डाउन द प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखिए भाई अगला, नाउ नेक्स्ट इज, ये लिख लिया, मैं मिटा रहा हूं, क्रोम वर्ड से मैंने समझाया आपको, ये आपको समझ भी। सेकंड आप लिखिए भाई कोहेरेंस। सेकंड आप लिखिए कोहेरेंस। सेकंड इज कोहेरेंस। तो दोस्तों कोहेरेंस आप लोगों ने पहले सुना कि नहीं सुना? कोहेरेंस का मतलब होता है जो भी रेज आपके तक पहुंच रही हैं, रेज रीचिंग an observer are actually in phase with each other, in phase with each other। तो इसका दोस्तों क्या मतलब हुआ कि आपके तक बहुत सारी रेस पहुंच रही हैं, और रेस को हम कभी कभी हम वेव के माध्यम से भी दिखा देते हैं कि जैसे ऐसे आपके पास पहुंची, ये आपके पास पहुंची, ये पहुंची। तो भाई जो भी दो रेस पहुंच रही हैं वो इस एक्सिस पे टाइम होता है, और जो भी व्यक्ति के पास पहुंच रही है हर टाइम पे जो भी रेज आपके पास पहुंच रही है उनका जो फेज है, दिस इज द फेज। आप लोगों ने फेज पढ़ा है ना, 0 डिग्री होता है, π/2 होता है, पाई होता है, 3π/2 होता है, 2π होता है। तो ये होता है फेज, टाइम के साथ जो बदलता रहता है गिवन वेव के लिए। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो आपके पास रेस पहुंच रही है उनका फेज सेम होता है। तो कोहेरेंस भी दोस्तों एक्चुअली अब आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, मैं आपको बता देता हूं, ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है टेम्पोरल कोहेरेंस, टेम्पोरल कोहेरेंस। एक होती है दोस्तों हमारी स्पेशियल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस दोस्तों लगती है वेव ट्रेन पे। आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं और वेव ट्रेन लगातार चलती रहती है, बीच में टूटी नहीं होनी चाहिए। जो स्पेशियल कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, ये होता है एक्सटेंडेड सोर्स के लिए। एक्सटेंडेड सोर्स का दोस्तों ये मतलब होता है जहां से लाइट निकल रही है जिस सोर्स से, वह काफी लंबा चौड़ा है। तो उस जिस सोर्स से भी लाइट निकल रही है, हमारा हम किसकी बात कर रहे हैं, लेजर की। तो लेजर में भी हमें लगा के देखना है कि एक सोर्स है काफी लंबा है, जैसे ट्यूबलाइट है या बल्ब है, वो भी काफी चौड़ा होता है, उसका सरफेस होता है, उसके हर सरफेस से जो लाइट निकल रही है क्या वह फेज में है कि नहीं है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्पेशियल कोहेरेंस। तो टेम्पोरल कोहेरेंस का मतलब देखो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूं। टेम्पोरल कोहेरेंस का मतलब है कि कोई अगर एक सोर्स से लाइट निकली है तो उसमें दोस्तों ये जो वेव ट्रेन है ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाए, मतलब लाइट निकली